कहानी 1989 में शुरू होती है। एक छोटी लड़की जिसका नाम मोमी है, स्कूल के स्टेज पर अपनी आंखों में खुशी और एक्साइटमेंट के साथ नाच रही होती है। उसे नाचना दुनिया की हर चीज से ज्यादा पसंद है और ऑडियंस में बैठे सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, जिससे पूरा हॉल खुशियों से गूंज उठता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती है, चीजें बदलने लगती हैं। उसका रूप बदलने लगता है और आसपास के लोग उसे अलग नजरों से देखने लगते हैं। एक शाम उसकी माँ कमरे में आती है और उसे नाचते हुए देखती है। उसे प्रोत्साहित करने के बजाय वह नाराज हो जाती है और पूछती है कि मोमी जैसी लड़की सिंगर बनने का सपना कैसे देख सकती है जब वह इतनी बदसूरत दिखती है। ये वर्ड्स मोमी के दिल को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। वह मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रहती है और समझने की कोशिश करती है कि वह इतनी अलग क्यों दिखती है जबकि उसकी माँ बहुत सुंदर है। बाद में जब वह फिर स्कूल के स्टेज पर नाचती है तो उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। वे उसे बदसूरत कहकर ताने मारते हैं और परेशान करते हैं। ये दर्द तब और बढ़ जाता है जब वह हाई स्कूल पहुंचती है। वह अपनी दोस्तों को स्टेज पर गाते और नाचते हुए देखती है जबकि वह पीछे खड़ी रहती है। एक लड़की तो उससे झुककर खड़े होने को भी कहती है क्योंकि वह बहुत लंबी है। समय बीतता है और साल 2009 आ जाता है। अब मोमी 27 साल की हो चुकी है और एक कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करती है। उसकी जिंदगी नीरस और एक जैसी लगती है और साफ दिखाई देता है कि उसे अपनी नौकरी पसंद नहीं है। एक रात वह अपने सपने को एक अलग तरीके से पूरा करने का फैसला करती है। वह एक मास्क पहनती है, लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और ऑनलाइन डांस करने लगती है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने शरीर को दिखाती है और दर्शकों को यह बहुत पसंद आता है। लोग ढेर सारे कमेंट और तारीफें करते हैं और कई सालों बाद पहली बार उसे महसूस होता है कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। अगली सुबह वह उठती है, तैयार होती है और काम पर चली जाती है। उसका कॉलीग पूछता है कि वह इतनी थकी हुई क्यों लग रही है और कहता है कि वह काफी समय से परेशान दिख रही है। मोमी दिखावा करती है कि सब ठीक है। ऑफिस में वे सब सेक्रेटरी ली को मैनेजरों के लिए कॉफी लाते हुए देखते हैं। सभी उसकी सुंदरता से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब वे मोमी और उसकी दोस्त की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसकी दोस्त मजाक में जवाब देती है और उन्हें हरेसमेंट की शिकायत करने की धमकी देती है। फिर वे लोग ली के बारे में गपशप करने लगते हैं और कहते हैं कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। उसी समय कंपनी का एक मैनेजर पार्क वहां आता है। मोमी उसे पहली नजर में देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। वह किसी सेलिब्रिटी या मॉडल जैसा दिखता है। उसकी बस एक ही कमी है कि वह शादीशुदा है। जब वह ली से कॉफी लेता है तो वह उसे कहता है कि ऑफिस में ऐसा व्यवहार न करे। उस रात मोमी घर लौटती है और इंटरनेट पर प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक खोजने लगती है। वह बार बार खुद को आईने में देखती रहती है। बाद में वह फिर मास्क पहनकर लाइव आती है, डांस करती है और ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स पाती है। अगले दिन पार्क उसे किसी कैलकुलेशन में गलती करने पर डांटता है और वह बहुत सैड महसूस करती है। बाद में वह अपनी दोस्त से शिकायत करती है और पार्क को घिनौना कहती है क्योंकि वह ऑनलाइन अपने एब्स की तस्वीरें पोस्ट करता है। उस रात वे मैनेजरों के साथ बाहर जाते हैं। जब ली उनमें से एक के लिए ड्रिंक डालती है तो उसकी दोस्त से हरासमेंट कहती है और बहस करने लगती है। फिर मैनेजर उस रहस्यमयी नकाबपोश लड़की की बात करने लगते हैं जो ऑनलाइन वीडियो डालती है और वे उसके वीडियो पार्क को दिखाते हैं। किसी को नहीं पता कि वह लड़की असल में मोमी ही है। जब वे बार से बाहर निकलते हैं तो उसकी दोस्त पार्क की आलोचना करती है कि वह उस नकाबपोश लड़की के वीडियो देखता है। मोमी खुद का बचाव करते हुए कहती है कि वे कुछ गलत नहीं कर रही और उसके वीडियो नॉर्मल है। पार्क टैक्सी बुलाता है। मोमी मौका देखकर उसके साथ जाने की बात कहती है। वह मान जाता है। रास्ते में उसकी पत्नी का फोन आता है और वह झूठ बोलता है कि वह टैक्सी में अकेला है। मोमी को एक उम्मीद सी महसूस होती है और उसे लगने लगता है कि शायद पार्क सच में उसे पसंद करता है। बाद में वह अपने फॉलोअर्स को यह सब बताती है और वे कहते हैं कि पार्क सच में उसमें दिलचस्पी रखता है। अगले दिन जब वह ऑफिस में पार्क को ली को सबके सामने डांटते हुए देखती है तो वह और खुश हो जाती है। काम खत्म होने के बाद वह ली से कहती है कि वह इसे दिल पर न ले क्योंकि पार्क स्ट्रेस की वजह से कभी कभी गुस्सा कर देता है। फिर वह वहां से चली जाती है लेकिन उसे याद आता है कि वह अपना पर्स भूल गई है। जब वह वापस आती है तो पार्क के ऑफिस में ली को देखकर उसे शक होता है कि दोनों के बीच कोई रिश्ता है। उसका दिल जलन से भर उठता है। उस रात वह बहुत ज्यादा शराब पीती है। फिर वह लाइव आती है, बेतहाशा डांस करती है और अचानक सभी दर्शकों के सामने अपने कपड़े उतार देती है। कम्युनिटी रूल्स तोड़ने की वजह से उसका पेज तुरंत बंद कर दिया जाता है। मोमी टूट जाती है और रोने लगती है। ऑफिस में लोग कंपनी के अंदर हो रही बातों के बारे में फुसफुसाने लगते हैं। खुद को दबाव में महसूस करते हुए मोमी पार्क और ली के बारे में अफवाह फैला देती है और जल्द ही पूरा ऑफिस उन्हीं की बातें करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि इस स्कैंडल की वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने कॉल किया है तो उसे गिल्टी फील होता है। कंपनी से बाहर निकलते समय वह पार्क को नशे में देखती है जो गाड़ियों के सामने खुद को फेंकने की कोशिश कर रहा होता है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है, टैक्सी बुलाती है और उसे उस सड़क की ओर ले जाती है जहां वह रहता है। लेकिन मोमी को पार्क का सही पता नहीं पता होता, इसलिए वह मजबूर होकर उसे एक होटल ले जाती है। पार्क इतना नशे में होता है कि होश में नहीं रह पाता और तुरंत सो जाता है। उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं होती। मोमी उसके पास बैठकर चुपचाप उसे देखती रहती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है क्योंकि वह उसे अपने पास सांस लेते हुए देख रही होती है।
अगली सुबह पार्क जागता है और मोमी को अपने बगल में लेटा देखकर चौंक जाता है। बिना कुछ कहे वह अपने कपड़े उठाता है, चुपके से बाहर निकल जाता है और उसके जागने से पहले ही होटल छोड़ देता है। जब मोमी की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वह जा चुका है तो वह दुखी हो जाती है। उसका दुख तब और बढ़ जाता है जब वह कंपनी लौटती है और पता चलता है कि पार्क ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ समय बाद मोमी को एक डरावनी बात पता चलती है, कोई उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी जानता है। वह कांपते हुए वॉशरूम की ओर भागती है और धमकी भरे मैसेजेस फिर से पढ़ती है। उस पल के बाद से वह अपने आसपास हर किसी पर शक करने लगती है। जब एक आदमी गलती से उससे टकरा जाता है तो वह घबरा जाती है और सोचती है कि वह उसे परेशान कर रहा है। वह उससे बहस करती है, उसे पुलिस स्टेशन तक घसीट ले जाती है और उस पर आरोप लगाती है, जबकि वह लगातार सब कुछ नकारता रहता है। स्टेशन में अधिकारी उससे कहते हैं कि वह खुद को आईने में देखे, मानो उसके फैसले पर सवाल उठा रहे हों। मोमी गुस्से में उस आदमी को मार देती है। मामले को गलतफहमी माना जाता है, लेकिन मोमी इसे छोड़ने को तैयार नहीं होती। वह जिद करती है कि उस आदमी ने उसे परेशान किया और वही धमकी भरे मैसेज भी भेज रहा है। अधिकारी उसे याद दिलाते हैं कि उसने भी उस आदमी पर हमला किया था। आखिर में उसे शिकायत वापस लेनी पड़ती है। जब वह स्टेशन से बाहर निकलती है तो उसे पार्क का मैसेज मिलता है। वह उससे कहता है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। यह सुनकर उसका दिल फिर टूट जाता है। वह घर जाती है और अपना ऑनलाइन चैनल खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह उसमें लॉगिन नहीं कर पाती। खुद को खोया हुआ महसूस करते हुए वह आखिरकार उस आदमी को जवाब देती है जो उसे लगातार मैसेज भेज रहा था। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू होती है और फिर बढ़ने लगती है। वह आदमी उससे जुड़ने लगता है और जल्द ही पता चलता है कि वह उसका सहकर्मी है। उसका नाम ओनाम है। हम उसका पास देखते हैं। बचपन में वह मोटा था, लोग उसे लगातार तंग करते, मारते और अपमानित करते थे। दर्द से बचने के लिए वह खुद को सबसे छुपाकर रखने की कोशिश करता था। समय के साथ वह एक शांत और अकेला इंसान बन गया, जिसे अकेले रहना पसंद था। एक शाम ओनाम घर लौटता है और एक प्लास्टिक की गुड़िया के साथ अपना जन्मदिन अकेले मनाता है, मानो वह कोई असली इंसान हो। तभी उसकी माँ का फोन आता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वह उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन कर रही है, लेकिन उसकी माँ उसे पैसे न भेजने, मिलने न आने और शादी न करने के लिए डांटने लगती है। फोन काटने के बाद वह पहले से भी ज्यादा खालीपन महसूस करता है। उसे लोगों से, खासकर महिलाओं से डर लगता है और वह उनकी आंखों में देखने से बचता है। इसी वजह से वह अक्सर सिर्फ उनके हाथों को देखता है। एक दिन जब मोमी उसे एक फाइल देती है तो वह उसके दाहिने हाथ पर 2 छोटे तिल देखता है। उसी रात घर पर वह फिर से नकाबपोश डांसर के वीडियो देखता है। वही लड़की जिसका वह लंबे समय से चुपके से पीछा कर रहा था। जब वह उस लड़की के हाथ पर वही तिल देखता है तो उसे सच्चाई का एहसास होता है। ऑनलाइन लड़की और उसकी सहकर्मी एक ही इंसान है। उस पल के बाद से वह उसे देखना बंद नहीं कर पाता। मीटिंग्स में वह बार बार उसकी ओर देखने लगता है। रात में वह उसके वीडियो के नीचे प्यारे कमेंट लिखता है। वह उसके बारे में सोचने का आदी हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में वह उसका पसंदीदा गाना सुनते हुए उसे गुजरते देखता है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है जब वह उसे फिर से पार्क के साथ टैक्सी में बैठते देखता है। उस रात वह उसका लाइव स्ट्रीम देखता है। वह नोटिस करता है कि वह पार्क को किस तरह देखती है और फिर अपने प्यार का इजहार करने के अलग अलग तरीके अभ्यास करने लगता है। काम खत्म होने के बाद वह कंपनी के बाहर उससे बात करने के लिए इंतजार करता है, लेकिन जब मैनेजर अचानक उसे सवाल पूछता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि मोमी वहां से जा चुकी है। वह तब तक इंतजार करता है जब तक सब लोग चले नहीं जाते। फिर वह पार्क को ऑफिस लौटते हुए देखता है। कुछ ही देर बाद मोमी भी आती है और अंदर चली जाती है। उसके मन में शक भर जाता है। वह उनका पीछा करता है, लेकिन जल्द ही सच्चाई जान लेता है। पार्क असल में ली के साथ जुड़ा हुआ है। बाद में वह मोमी का लाइव स्ट्रीम देखता है और उसे नशे में अपने कपड़े उतारते हुए देखता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह हर चीज के लिए पार्क को दोष देने लगता है। अगले दिन वह कल्पना करता है कि वह सभी कर्मचारियों के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है। अपनी कल्पना में वह उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है और उसे चूमती है, लेकिन असलियत में वह सिर्फ उसके साथ लिफ्ट में खड़ा होता है और उनके कंधे छू जाने भर से खुश हो जाता है। जब वह उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए तो वह घबराकर काम से जुड़ा एक बहाना बना देता है। फिर वह उसे कंपनी से बाहर निकलकर दोबारा पार्क के साथ टैक्सी में बैठते देखता है। वह चुपके से उनका पीछा करता है और उन्हें एक होटल में जाते हुए देखता है। गुस्से में आकर वह उसे धमकी भरे मैसेज भेजने का फैसला करता है। बाद में उसकी माँ फोन करती है और उसके लिए खाना लाने की बात करती है। वह झूठ बोलता है कि वह बाहर खाना खा लेता है क्योंकि काम से देर से घर आता है। इसके बाद उसे मोमी का मैसेज मिलता है, उससे बात करते हुए और ये कहते हुए कि वह उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि वह बाहरी रूप की परवाह नहीं करता। उसकी खुशी बढ़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह उस पल का पूरी तरह आनंद ले पाता, वह चैट बंद कर देती है और हैंडसम नाम के दूसरे आदमी से बात करने लगती है। मोमी असल जिंदगी में हैंडसम से मिलने का फैसला करती है। वह मास्क पहनकर घबराते हुए उसका इंतजार करती है और वहां आने पर खुद को मूर्ख महसूस करती है। तभी हैंडसम आता है और उसे पहचान लेता है। वे एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वह उससे मास्क हटाने के लिए कहता है। शर्मिंदगी में वह हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। वह मुस्कुराकर कहता है कि वह अट्रैक्टिव और गॉर्जियस है। वह बताता है कि उसका परिवार अमेरिका में रहता है जबकि वह कोरिया में रहता है और कहता है कि अमेरिकियों को उसके जैसी लड़कियां पसंद हैं। बाद में मोमी आईने में खुद को देखती है और अपनी परछाई पसंद करने लगती है। इसी बीच ओनाम को ऑनलाइन हैंडसम की पोस्ट्स मिलती हैं। हैंडसम झूठ बोल रहा था। वह लिखता है कि मोमी बहुत बदसूरत है और वह सिर्फ दिखावे के लिए उससे डेट कर रहा है। हैरान होकर ओनाम मोमी को चेतावनी देने के लिए फोन करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। इसके बजाय वह फिर से हैंडसम के साथ बाहर जाने के लिए मान जाती है और आखिरकार उसके साथ एक होटल चली जाती है। वह अनकंफर्टेबल महसूस करती है।
होटल संदिग्ध लगता है, लेकिन आखिर में वह उसके साथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है। हैंडसम कमरे के लिए बहुत पैसे देता है और जब वह पैसे देने में मदद करने से मना करती है तो चिढ़ जाता है। ओनाम घबराहट में होटल की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता। कमरे के अंदर मोमी ओनाम की कई मिस्ड कॉल्स देखती है। जवाब देने से पहले ही हैंडसम उसके करीब आता है और उसे छूने की कोशिश करता है। वह मना कर देती है और कहती है कि उसने कभी इसके लिए हामी नहीं भरी। उसके दिमाग में मास्क पहने हुए वीडियो की तस्वीरें घूमने लगती हैं और उसे डर लगता है कि वह भी उसे वैसे ही बेनकाब करना चाहता है। वह गुस्से में उसे मार देती है, वह भी धक्का देता है। दोनों के बीच संघर्ष होता है। वह उसे जोर से धक्का देता है और वह बिस्तर से गिरकर फर्श पर सिर के बल लगती है। नीचे देखकर वह उसके सिर के आसपास फैलता हुआ खून देखती है और वह हिल नहीं रहा होता। अचानक मोमी के फोन पर ओनाम का मैसेज आता है, जिसमें वह हैंडसम के बारे में चेतावनी देता है। वह घबरा जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। उसे नहीं पता कि हैंडसम जिंदा है या मर चुका है और वह कहती है कि वह पुलिस को बुलाना चाहती है, लेकिन ओनाम उसे रोक देता है। वह कहता है कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वह अपनी मर्जी से हैंडसम के साथ गई थी और अगर यह दुर्घटना भी थी तब भी उसे जेल हो सकती है। मोमी फूट फूट कर रोने लगती है। ओनाम भी रोता है। फिर वह उससे कहता है कि सब कुछ उस पर छोड़ दे और घर चली जाए। मोमी डरी और सहमी हुई वहां से चली जाती है। ओनाम पीछे रुक जाता है और लाश छिपाने की तैयारी करता है। तभी उसे एहसास होता है कि हैंडसम अभी भी जिंदा है। उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वह अपना कंट्रोल खो देता है और उसे बार बार मारता है जब तक कि उसके चेहरे पर खून न फैल जाए। एक पल के लिए उसे राहत महसूस होती है, फिर हेट और फिर डर। मोमी घर लौटती है। आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है कि वह बहुत भयानक दिखती है। शर्म उसे अंदर तक खा जाती है। अगले दिन ओनाम कंपनी जाता है और उसे पता चलता है कि मोमी ने नौकरी छोड़ दी है। वह एचआर डिपार्टमेंट में जाकर उसका सामान लेता है, ये दिखाते हुए कि वह उसे पहुंचाएगा, सिर्फ उसका पता पाने के लिए। वह दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। इसी दौरान मोमी चुपचाप लाइव आती है और अपने दर्शकों से कहती है कि वह आखिरी बार दिखाई दे रही है। ओनाम उसके घर दौड़ता है, दरवाजा पीटता है और कहता है कि उसे पता है वह अंदर है। आखिरकार वह दरवाजा खोलती है। वह कहती है कि उसे पता है धमकी भरे मैसेज वहीं भेज रहा था। वह पूछती है क्यों। ओनाम मान लेता है कि वह इसलिए परेशान था क्योंकि उसने उसे पार्क के साथ देखा था और उसकी जिंदगी में पहली बार उसे किसी के लिए ऐसा महसूस हुआ था। मोमी धीरे से कहती है कि वह सही है, सब कुछ बहुत दर्दनाक हो चुका है और वह अतीत को मिटा देना चाहती है। हैंडसम को बस एक मरे हुए कीड़े की तरह समझकर नई शुरुआत करना चाहती है। ओनाम पूछता है कि क्या इसका मतलब यह भी है कि वह उसे भी भूल जाएगी। वह उसके करीब आती है और पूछती है कि वह सच में उससे क्या चाहता है। उसकी भावनाएं फट पड़ती हैं। वह अपना नियंत्रण खो देता है और उसके बेहोश होने के बाद खुद को उस पर थोप देता है। फिर जब वह उसका मास्क हटाता है तो उसे सच्चाई पता चलती है। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। उसी पल मोमी होश में आती है, भय से कांपती हुई उस पर हमला कर देती है। वह उसे बार बार चाकू मारती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर वह खुद बेकाबू होकर रोते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। कहानी बदलती है। हम ओनाम की मां किम जा से मिलते हैं। उसने ओनाम के पिता से इसलिए शादी की थी क्योंकि वह पढ़े लिखे थे और उनकी अच्छी नौकरी थी, लेकिन शादी के बाद वह उसे छोड़कर दूसरी औरत के साथ भाग गया, पीछे सिर्फ उनका बेटा छोड़कर। उसने जो भी काम मिला वह किया, हर पैसा बचाया और आखिरकार एक छोटा रेस्टोरेंट खोला, सिर्फ ओनाम को पालने और उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए। बट मदरहुड वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसका बच्चा हर दिन पिटकर, धमकाया हुआ और अपमानित होकर घर आता था। वह केवल उसे चर्च ले जा सकती थी और प्रार्थना कर सकती थी। उसने सपना देखा था कि वह मेडिकल की पढ़ाई करेगा, लेकिन बड़े होकर उसने दूसरा सब्जेक्ट चुना। ग्रेजुएट होने के बाद उसने अकेले रहने का फैसला किया क्योंकि उसका वर्क प्लेस दूर था। उसने रिक्वेस्ट की कि वह ऐसा न करे। उसे पैसों की चिंता थी, लेकिन वह नहीं माना। वह उसके लिए खाना लाती थी, लंबी दूरियां तय करती थी, लेकिन वे केवल यही कहता कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसने नाटक किया कि वह उससे फिर कभी बात नहीं करेगी, लेकिन उसका दिल हमेशा नरम पड़ जाता था। वह फिर भी दरवाजे पर खाना छोड़ आती थी। बाद में उसने उसके फोन उठाना बंद कर दिया। फिर वह गायब हो गया। घबराकर उसने पुलिस को फोन किया। उन्होंने उसका अपार्टमेंट खोला। अंदर घुसते ही उसे एक गंध महसूस हुई। अंदर उसे एक क्षत विक्षत शरीर मिला और वह यह सोचकर गिर पड़ी कि वह उसका बेटा है। अस्पताल में जासूसों ने उसे बताया कि वह शव उसका नहीं था, लेकिन अब उन्हें संदेह था कि उसका बेटा ही कातिल हो सकता है। वह आग बबूला हो गई और बाहर निकल गई। जांचकर्ताओं ने तलाशी जारी रखी। उन्हें पता चला कि मोमी ने उसी समय कंपनी छोड़ दी थी जब ओनम गायब हुआ था और वह लगातार उस पर नजर रख रहा था। वे मोमी के पुराने अपार्टमेंट में गए और उसकी सहेली से पता चला कि वह प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद देश छोड़कर चली गई है। इस बीच किम जा समाचार देखकर टूट गई कि वे उसके बेटे को एक परवर्ट के रूप में चित्रित कर रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एडल्ट खिलौने मिले थे। उसने पुलिस को फोन किया, उन पर चिल्लाई, फिर फाइनली खुद तलाश करने का फैसला किया। उसने उसका कंप्यूटर अनलॉक करने के लिए किसी को काम पर रखा। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने तब तक कंप्यूटर क्लास ली जब तक वह सीख नहीं गई। जब उसने फाइनली इसे एक्सेस किया तो उसे मास्क्ड गर्ल के अनगिनत वीडियो मिले और उसे एहसास हुआ कि वह मोमी थी जो उसके साथ काम करती थी। उसने ऑनलाइन स्लैंग सीखा, टिप्पणियों का अध्ययन किया, अपनी दुकान बंद कर दी और बैंक से अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, वह पैसा जो उसने सालों से बचाया था। फिर उसने ऑनलाइन एक अन्य व्यक्ति से संपर्क करना शुरू किया
जो उस नकाबपोश लड़की की तलाश कर रहा था। उसने कहा कि उसे किसी का वीडियो मिला है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है और केवल इसलिए अलग है क्योंकि सर्जरी के बाद उसके शरीर का आकार बदल गया था। उस रात किम जा ने सपना देखा कि उसका बेटा उसे बुला रहा है और कह रहा है कि उसे ठंड लग रही है। उसने उसे कसकर गले लगाया और पूछा कि क्या हुआ। तभी अचानक वह उसकी बाहों से फिसल कर गिर गया। वह दहशत में जाग गई। पुलिस स्टेशन से एक फोन आया। उन्हें मुर्दा घर में एक शव मिला था। वह गिर पड़ी। वह उसका बेटा ही था। वह सड़क पर क्षत विक्षत अवस्था में मिला था। उसकी चीखें कमरे में गूंज उठी। अंतिम संस्कार के बाद वह मोमी के परिवार के घर गई। मोमी की मां ने बाहर आने से मना कर दिया। नौकरानी ने बताया कि उन्होंने बहुत समय से मोमी के बारे में कुछ नहीं सुना है और उनसे संबंध तोड़ लिए हैं। मोमी की मां को उदासीन देखकर किम जा भड़क गई और उसे तब तक भला बुरा कहा जब तक नौकरानी ने पुलिस नहीं बुला ली। बहस के दौरान उसे पता चला कि मोमी के पिता ने 1 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। वह केवल दुख, क्रोध और अपने भीतर धीरे धीरे पनपते एक उद्देश्य को लेकर वहां से चली गई। किम जा पड़ोसी की कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर देती है, भले ही वह महिला कसम खाती है कि वह सच बोल रही है। अंत में किम जा अभी भी उससे मिलने जाती है और पूछती है कि क्या वह जानती है कि मोमी कहाँ है। पड़ोसी एक वीडियो वाली महिला का जिक्र करती है और सुझाव देती है कि किम जा उससे मिलने जाए, तो किम जा चली जाती है। वह वीडियो वाली लड़की के बारे में पूछताछ करती है और उसे पता चलता है कि वह लड़की वास्तव में वहां थी, लेकिन कुछ समय पहले गायब हो गई। किम जा लगातार खोज जारी रखती है, गलियों और पिछवाड़े के रास्तों में भटकती रहती है, जब तक कि वह फाइनली एक छोटे से रेस्तरां के अंदर उस लड़की को नहीं देख लेती। वह चुपचाप उसका पीछा करती है और उसे किम नामक नाइट क्लब में जाते हुए देखती है। किम जा पीछे पीछे जाती है, सुरक्षा गार्ड से झूठ बोलती है और कहती है कि वह लड़की की मां है। वह उसे अंदर जाने से मना कर देता है। वह उससे विनती करती है कि वह कुछ न कहे क्योंकि उसकी बेटी शर्मिंदा हो जाएगी। फिर बाहर निकलकर इंतजार करने लगती है। फाइनली उसे नींद आ जाती है। अपने सपने में वह अपने बेटे को जमीन पर पड़ा देखती है, जो उससे मदद की भीख मांग रहा है, और फिर नकाबपोश लड़की चाकू लेकर उसके ऊपर खड़ी दिखाई देती है। किम जा चिल्लाती है लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाती। वह सदमे में जागती है और सपने में ओनम को अपने पास बैठा पाती है, जो कह रहा है कि वह हमेशा उसे नीचा दिखाती थी क्योंकि वह मेडिकल स्कूल नहीं गया, क्योंकि उसका कोई रिश्ता नहीं था और क्योंकि वह अंदर ही अंदर यह जानकर खुश थी कि वह मर चुका है। वह माफी मांगती है और फिर से जाग जाती है, यह महसूस करते हुए कि यह सब सिर्फ एक भयानक बुरा सपना था। कोई उसे धीरे से जगाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह गहरी सांस लेती है और शांत हो जाती है। तभी वह मोमी को क्लब से बाहर निकलते हुए देखती है, चुपचाप। किम जा उसके घर तक उसका पीछा करती है, सारी रात बाहर से नजर रखती है और अगले दिन उसी सैलून में भी उसके पीछे जाती है। जब वह बाल धो रही होती है तो उसके बगल में बैठ जाती है। वह मोमी के गले में एक हार देखती है जो उसे कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। बाद में घर पर वह नकाबपोश लड़की के वीडियो खोजती है और उसे एक वीडियो मिलता है जहां लड़की ने वही हार पहना हुआ है। तभी उसे साफ हो जाता है कि जिस औरत का वह पीछा कर रही है वही मोमी है। किम जा टैक्सी चलाने की नौकरी लेती है और उस मॉल के बाहर घंटों इंतजार करती है जहां मोमी काम करती है। वह हर सवारी को मना कर देती है जब तक कि आखिरकार मोमी उसकी टैक्सी में नहीं बैठ जाती। सफर के दौरान वह प्यार से बात करती है और पता चलता है कि मोमी अब 28 साल की है। फिर वह दिखावा करती है कि उसका फोन सीट के नीचे गिर गया है। जैसे ही मोमी उसे उठाने के लिए झुकती है, उसे बिजली का झटका लगता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। मोमी की आंख खुलती है तो वह एक सुनसान जगह पर बंधी हुई होती है। वह चीखती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी किम जा सामने आती है और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करती है। मोमी टूटकर पूछती है कि वह आखिर चाहती क्या है। किम जा उसे अपने बेटे की तस्वीर दिखाती है। मोमी कहती है कि वह उसे नहीं जानती। वह दावा करती है कि उसका नाम किम चुन है, मोमी नहीं। किम जा उसका नकाब खींचकर उतार देती है और उसे झूठा कहती है। वह कहती है कि वह बिल्कुल उसी नकाबपोश लड़की जैसी दिखती है। डरी हुई किम चुन कसम खाती है कि उसने उसके बेटे को कभी नहीं देखा। तब किम जा उसे एक वीडियो दिखाती है। उसमें वही नकाबपोश लड़की उसी नेकलेस के साथ दिखाई देती है। मोमी सन्न रह जाती है और फिर अपनी कहानी बताना शुरू करती है। कहानी 1999 में चली जाती है। किम चुन नाम की एक टीनेजर नए स्कूल में एडमिशन लेती है। उसका नाम पुराना लगता है और क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वह शर्मीली और अकेली हो जाती है, किसी से घुल मिल नहीं पाती। फिर उसकी मुलाकात बूंग से होती है और वह पहली नजर में उससे प्यार करने लगती है। बूंग उस दुकान पर आने लगता है जहां वह काम करती है। वह उसे खुशामद करके उससे आईलाइनर और सिगरेट बेचने को कहता है। क्योंकि वह उसे पसंद करती है इसलिए मान जाती है। वह बार बार आने लगता है और उससे लगातार पैसे उधार लेने लगता है। आखिरकार वह एक मशहूर सिंगर बन जाता है और टीवी पर दिखाई देने लगता है, लेकिन वह कभी उसका जवाब नहीं देता। एक दिन किम चुन उसके घर गिफ्ट लेकर जाती है। किसी के आने की आहट सुनकर वह छिप जाती है और उनकी बातें सुनती है। वह सुनती है कि बुंग अपने दोस्त से हंसते हुए कह रहा है कि उसने लड़कियों से पैसे ठगने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाया, जिनमें किम चुन भी शामिल थी। यह सुनकर वह टूट जाती है और इंटरनेट पर उसकी सच्चाई उजागर कर देती है। वह उसकी शराब पीते हुए तस्वीरें पोस्ट कर देती है। उसका करियर बर्बाद हो जाता है और उसे ग्रुप से निकाल दिया जाता है। इसके बाद किम चुन प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला करती है। वह अपनी पूरी शक्ल बदल देती है। 10 साल बाद 2009 में उसकी मुलाकात फिर से
योंग से होती है। वह उसकी नई शक्ल पर फिदा हो जाता है, बिना यह जाने कि वह असल में कौन है। किम चुन उसे अपने घर ले आती है, उसके साथ रिश्ता शुरू करती है और एक नाइट क्लब में गाना गाने लगती है। वह मशहूर होने लगती है, लेकिन घर लौटने पर देखती है कि बोंग आलसी और गंदा है, यहाँ तक कि वह कुत्ते को खाना तक नहीं खिलाता। कहानी वापस वर्तमान में आती है। किम जा अब इम्पेशेंट हो जाती है। वह कहती है कि उसे किम चुन के अतीत से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ मोमी चाहिए। किम चुन कहती है कि उसका वक्त भी आएगा। वह आगे बताती है कि उसकी पहली मुलाकात मोमी से नाइट क्लब में हुई थी। शुरुआत में दोनों में मुकाबला रहता था, क्योंकि ग्राहक मोमी को ज्यादा पसंद करते थे। वे हमेशा झगड़ती रहती थीं। एक लड़ाई के दौरान उसने मोमी का नेकलेस ले लिया था, लेकिन धीरे धीरे दोनों करीब आ गईं। वे एक दूसरे को समझने लगीं। दोनों का सपना सुंदर बनना था और दोनों ने बचपन में अपमान झेला था। मोमी ने वह नेकलेस उसे खुद दिया था और मोलोबिचन मान अमान ओसर, क्योंकि वह सच में उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन मोमी काम पर नहीं आई। किम चुन उसे देखने गई और उसे बेहोश पाया। उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन मोमी अस्पताल जाने से मना कर देती है और आखिरकार कबूल करती है कि उसने किसी की हत्या की है। किम चुन उसे कसकर गले लगा लेती है। उसी दिन से वह उसे बचाने का फैसला करती है, इसलिए उसने किम जा से झूठ बोला था। वह मोमी से देश छोड़कर भाग जाने की विनती करती है, लेकिन मोमी कहती है कि उसकी माँ ही पुलिस में उसकी शिकायत कर देगी। जब किम चुन घर लौटती है तो वह देखती है कि बोंग को किसी बात की परवाह नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार वह उससे घर छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है और बताता है कि उसे पता है कि उसी ने उसका करियर बर्बाद किया था। फिर वह उस पर हमला कर देता है और धमकी देता है कि अगर उसने चीखने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगा। बाद में वह फिर वापस आया। दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई हुई। उसने उसे बेरहमी से पीटा। तभी अचानक मोमी वहां आ गई और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने मिलकर कुत्ते की लीश का इस्तेमाल किया और वह मर गया। उसी समय किमजा बाहर आ पहुंची और बिना दिखे सब कुछ देखती रही। जब वे दोनों लाश को ले जा रहे थे तो वह उनका पीछा करती रही। मोमी ने किम चुन से कहा कि वह प्रेग्नेंट है और उसे डर है कि बच्चा बदसूरत होगा। किम चुन ने उससे कहा कि अगर भविष्य में बच्चे की सर्जरी भी हो जाए तब भी वह उसे खूबसूरत ही कहेगी, क्योंकि उसकी अपनी माँ ने उसे कभी सुंदर नहीं कहा था। वे लोग झील तक पहुंचे। वहां किमजा बंदूक ताने सामने आ गई। किम चुन आगे बढ़ी और कहा कि वही मोमी है, लेकिन मोमी ने उसे दोष अपने ऊपर लेने नहीं दिया। किमजा ने फैसला किया कि वह दोनों को मार देगी, मगर पुरानी बंदूक ने काम नहीं किया। दोनों औरतें उस पर टूट पड़ी। संघर्ष के दौरान अचानक गोली चल गई और गोली किम चुन को लग गई। मोमी चीख उठी और उसे बचाने की कोशिश करने लगी। किमजा ने फिर हमला किया, लेकिन मोमी ने जवाबी हमला करते हुए बंदूक से उसका गला घोंट दिया। किम चुन थोड़ी देर के लिए होश में आई और पत्थर से किमजा के सिर पर वार किया, फिर दोबारा गिर पड़ी। मोमी रोती रही और उससे मरने की भीख न मांगने को कहती रही, लेकिन किम चुन ने उनकी बाहों में दम तोड़ दिया। मोमी ने दोनों लाशों को कार में रखा और उन्हें झील में डुबो दिया। फिर कहानी 2011 में पहुंचती है। मोमी गिरफ्तार हो जाती है। वह मशहूर हो चुकी होती है और बहुत लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन वह खुद सरेंडर कर देती है। उसकी कहानी हर जगह फैल जाती है। अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। फिर कहानी 2010 में लौटती है। मोमी अपनी माँ के घर के बाहर खड़ी होती है और अपना बच्चा वहीं छोड़ देती है। छोटी लड़की का नाम मिमो है। वह कहती है कि वह देश छोड़कर जा रही है और अपनी माँ से बच्चे को पालने की विनती करती है। उसकी माँ पहले हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। समय आगे बढ़ता है और साल 2017 आ जाता है। मिमो अब बड़ी हो चुकी है। वह अपने कमरे में आईने के सामने मेकअप कर रही होती है। उसकी दादी कहती है कि वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। मिमो को अपनी दादी का खाना पसंद नहीं आता। उसे स्कूल के पास ठेले वाले के स्नैक्स ज्यादा पसंद हैं। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उसे सच पता चल जाता है। उसकी माँ वही नकाबपोश लड़की है। घर लौटने के बाद मिमो अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर देती है। वह पुराने नकाब वाले वीडियो बार बार देखती है और आखिरकार सच्चाई जान जाती है कि उसकी माँ जेल में है। अपनी माँ के करीब महसूस करने के लिए मिमो उसकी नकल करना शुरू कर देती है। वह मास्क पहनती है, वीडियो रिकॉर्ड करती है और बिल्कुल उसकी तरह नाचती है। एक रात उसकी दादी उसे मास्क पहने देख लेती है। वे डर और सदमे में आकर मिमो को घर से निकाल देती हैं। मिमो बारिश में बाहर चुपचाप बैठी रहती है और बीमार पड़ जाती है। आखिरकार उसकी दादी दरवाजा खोलती हैं और उसे वापस अंदर आने देती हैं। मिमो धीरे से अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी दादी कुछ भी बताने से मना कर देती है। कुछ समय बाद मिमो को पता चलता है कि स्कूल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ही यह खबर फैलाई थी। पूरा स्कूल उसके खिलाफ हो जाता है। छात्र उसे परेशान करने लगते हैं, उससे दूर भागते हैं और उसकी माँ का नाम गाली की तरह लेने लगते हैं। मिमो के अंदर कुछ बदल जाता है। वह सचमुच लड़ना शुरू कर देती है। वह आक्रामक, हिंसक और खतरनाक बन जाती है। उसे कई स्कूलों से निकाल दिया जाता है। फिर समय आगे बढ़ता है और साल 2023 आ जाता है। मिमो एक और नए स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। उसकी दादी उससे अच्छी तरह व्यवहार करने की विनती करती है ताकि उसे फिर से स्कूल से न निकाला जाए। वे उसे पूछती हैं कि क्या वह सच में अपनी माँ जैसी बनना चाहती है। मिमो चुप रहती है और फिर कहती है कि उसकी माँ का नाम दोबारा न लिया जाए। स्कूल में टीचर उसका परिचय कराती है और उसे एक लड़के के पास बैठने को कहती है। मिमो मना कर देती है। वह किसी लड़की के पास बैठना चाहती है। खाली सीट केवल येचुन के पास होती है। येचुन नाराज हो जाती है क्योंकि वह चाहती थी कि उसके बगल में कोई लड़का बैठे, लेकिन मिमो वहीं बैठ जाती है। दोपहर के खाने के समय येचुन पॉपुलर लड़कियों के साथ बैठती है। वे तुरंत उसे वहां से जाने को कहती हैं क्योंकि सीट किसी और के लिए बचाकर रखी गई होती है। शर्मिंदा होकर वह मिमो के पास बैठती है और कहती है कि वह उसकी दोस्त बनेगी क्योंकि वैसे भी सब लोग मिमो को परेशान करेंगे। मिमो कहती है कि उसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। स्कूल के बाद येचिन उसका पीछा करती है और उसे सेलिब्रिटीज से भरी एक स्क्रैप बुक दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मिमो उसे दूर रहने को कहती है।
अगले दिन दोनों को क्लासरूम साफ करने का काम दिया जाता है, मगर येचुन चुपके से दूसरी लड़कियों को स्क्रैप बुक दिखाने चली जाती है। वे उसका मजाक उड़ाती हैं, किताब छीन लेती हैं और उसके पन्ने फाड़ देती हैं। तभी मिमो कचरा फेंकने अंदर आती है। एक लड़की उसे धक्का देती है। मिमो खिड़की तोड़ देती है और धमकी देती है कि जो भी उसके पास आएगा उसे मार डालेगी। लड़कियां डर कर भाग जाती हैं। येचिन मिमो के घाव को साफ करने की कोशिश करती है और उसकी कलाई पर हल्के निशान देखती है। वह उनके बारे में पूछती है, लेकिन मिमो मुंह फेर लेती है। उस रात येचिन घर जाकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन रुक जाती है। अगले दिन स्कूल में वह मिमो को अपनी कलाई दिखाती है और कहती है, अब ये एक जैसे हैं। मिमो कोई जवाब नहीं देती और बाथरूम की तरफ चली जाती है। येचिन उसके पीछे जाती है और कहती है कि अब वे दोस्त हैं। आखिरकार मिमो उसके साथ बाहर जाने के लिए मान जाती है। दोनों साथ खाना खाते हैं। येचिन कहती है कि वह अपनी माँ से नफरत करती है क्योंकि एक बार उसने एक बिल्ली को बचाया था और उसकी माँ ने उसे घर से बाहर फेंक दिया था। मिमो चिढ़ जाती है। वह पूछती है कि क्या यही उसकी जिंदगी की सबसे बुरी बात है और फिर वहां से चली जाती है। येचिन बारिश में उसके पीछे भागती है और चिल्लाकर कहती है कि दुनिया में सिर्फ मिमो ही दुखी इंसान नहीं है। वह कबूल करती है कि उसका पिता शराब पीकर उसे और उसकी माँ को मारता है और एक बार तो वह लगभग मर ही गई थी। फिर वह एक और सच बताती है। जिस औरत को वह माँ कहती है वह उसकी असली माँ नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके पिता की पत्नी है। आखिरकार मिमो बोलती है। वह कहती है कि फिर भी ये चून की कहानी उसकी कहानी से आसान है। उसकी माँ जेल में है और उसे यह तक नहीं पता कि उसका पिता कौन है। येचिन उसकी तरफ देखती है और कहती है कि फिर भी उसे लगता है कि मिमो खास है। उस रात येचिन घर लौटती है। घर गर्म और आरामदायक होता है। उसका पिता उसका पसंदीदा मांस पका रहा होता है। परिवार हंसते हुए खुशी से समय बिताता है। उसने झूठ बोला था। उसका परिवार ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका है। दिन बीतते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। वे साथ चलते हैं, साथ बातें करते हैं, साथ हंसते हैं और स्कूल के बाद शहर में इधर उधर घूमते हैं। एक शाम येचिन पूछती है कि मिमो की माँ जेल में क्यों है। मिमो बात करने से मना कर देती है। बाद में घर पर येचिन इंटरनेट पर खोज करती है और नकाबपोश लड़की के वीडियो ढूंढ लेती है। उसे सच्चाई पता चलती है। मिमो को उसके पुराने स्कूलों से हिंसा की वजह से निकाल दिया गया था। अगले दिन येचिन फैसला करती है कि उसे पैसे चाहिए, इतने कि वे दोनों साथ भागकर अकेले रह सकें। वह अपनी छोटी बहन की साइकिल बेचने लगती है, फिर दूसरी चीजें भी बेचती है, लेकिन पैसे अब भी कम पड़ते हैं। मिमो कहती है कि वह किसी ऐसे आदमी को जानती है जो पैसे उधार देता है और पहले भी मदद कर चुका है, लेकिन येचिन मना कर देती है। वह चाहती है कि वे सिर्फ खुद पर निर्भर रहें। वह छोटे बच्चों को सेलिब्रिटी की तस्वीरें बेचने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ी लड़कियां उसे देख लेती हैं और सब बिगाड़ देती हैं। हताश और शर्मिंदा होकर भी वह कोशिश जारी रखती है। वह ऐसे भविष्य को बनाने की कोशिश कर रही है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, और इसी कोशिश में दोनों लड़कियां उन फैसलों में और गहराई तक फंसती जाती हैं जिनसे वे बच नहीं सकती। मिमो को लगता है कि जो लड़की उसे परेशान करती है वही हर चीज की वजह है और वह उसे मारना चाहती है, लेकिन येचिन शांत होकर उसे पूछती है कि क्या उसे सच में पता है कि उसके पिता कौन है। उसी समय मिमो एक कैफे में चुपचाप लैपटॉप चुराने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वह पकड़ी जाती है और भाग जाती है। उसकी दादी आती है, उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि वह उसे फिर कभी वापस नहीं अपनाएगी। मिमो जवाब देती है कि उसने वापस जाने का कभी सोचा ही नहीं था और आंसुओं से भरी आंखों के साथ वहां से चली जाती है। वह येचिन को फोन करती है और पूछती है कि क्या वह एक रात उसके घर रुक सकती है। येचिन झूठ बोलती है। वह कहती है कि उसका पिता नशे में है और सब पर चिल्ला रहा है। ये सुनकर मिमो समझ जाती है और फोन काट देती है। फिर स्कूल में ही सोने का फैसला करती है। अगली सुबह वह छात्रों को फिर अपनी माँ के बारे में बातें करते सुनती है और उसे सच्चाई समझ आ जाती है। खबर फैलाने वाली येचिन ही थी। मिमो की दादी स्कूल आती है और येचिन से उसके बारे में पूछती है, लेकिन येचिन कहती है कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि मिमो उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही। बाद में मिमो येचिन के परिवार को देखती है और समझ जाती है कि उनका रिश्ता प्यार और शांति से भरा है और येचिन ने हर बात पर झूठ बोला था। उस रात येचिन आखिरकार मिमो से मिलती है। मिमो कांप रही होती है, टूटी हुई हालत में पूछती है कि उसने उसे सबके सामने बेनकाब क्यों किया। येचिन मासूम बनने का नाटक करती है। मिमो अपना आपा खो देती है और उसे मार देती है, जबकि दूर से किम जो ये सब देखकर संतुष्ट होता है। कहानी फिर 2012 में लौट जाती है। मोमी को जेल में भेज दिया जाता है। वह अपनी उंगलियों के निशान देती है, अपना सामान जमा करती है और अपनी कोठरी में प्रवेश करती है। उसकी साथी कैदी उससे उसकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछती है। अगले दिन मोमी दूसरी औरतों को उस प्रक्रिया के बारे में सब कुछ समझाती है। फिर एन आती है, वह औरत जिसे जेल की रानी कहा जाता है, इतनी ताकतवर कि जेलर भी उससे डरता है। मोमी को पता चलता है कि एन ने ही उसके पति और उसकी प्रेमिका पर हमला करवाया था, इसी वजह से वह जेल में है। एन मोमी को बुलाती है, उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वह बिल्कुल उस औरत जैसी दिखती है जिसके साथ उसके पति ने धोखा किया था। वह चेतावनी देती है कि दोबारा अपना चेहरा उसके सामने न दिखाए। दोपहर के खाने के समय मोमी देखती है कि रसोइया एक कैदी को खाना देने से मना कर रहा है। उसकी साथी कैदी बताती है कि उस औरत पर एडल्टरी का आरोप है और एन ने आदेश दिया है कि उसे 3 दिन तक खाना न दिया जाए। मोमी अपना खाना उसके साथ बांटती है और एन तुरंत उसे सजा देने का फैसला करती है। वह दूसरी कैदियों को यार पर हमला करने का आदेश देती है, लेकिन मोमी एक एक करके सबको हरा देती है। बाद में एन कहती है कि किसी को भी उसके समूह का विरोध करने की इजाजत नहीं है, लेकिन सजा सिर्फ मोमी को मिलती है। उसे
एकांत कारावास में भेज दिया जाता है। जब वह बाहर आती है, उसकी साथी कैदी कहती है कि अगर वह जल्दी जेल से निकलना चाहती है तो उसे शांत रहना होगा और सिर झुकाकर रहना होगा, लेकिन मोमी मानने से इनकार कर देती है। वह फिर उसी औरत पर हमला करती है और दोबारा एकांत कारावास में चली जाती है। जब वह वापस आती है तो फिर लड़ाई करती है, जब तक कि आखिरकार एन उसे रोककर यह नहीं कहती कि अब आगे लड़ने की कोई वजह नहीं है। तब मोमी को एहसास होता है वह जीत चुकी है। समय बीतता है, साल गुजरते हैं और कहानी में 2023 तक पहुंचती है। अब मोमी बूढ़ी हो चुकी है। जेल की जिंदगी ने उसे बदल दिया है। एक नई जेलर आती है जो बहुत धार्मिक है। वह कैदियों से कहती है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं और वह उनके अपराधों के आधार पर उन्हें नहीं परखती। शुरुआत में कैदियों को उसकी बातों से सुकून और उम्मीद मिलती है। फिर जेलर मोमी का नाम पुकारती है और एक बार फिर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जेलर मोमी के हाथ पकड़कर कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने जेल के बाहर क्या किया था, क्योंकि उसकी नजर में यहाँ सब बराबर हैं। मोमी उलझन में अपनी कोठरी में लौटती है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी होती है। तभी जेल आने के बाद पहली बार कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मोमी को एक चिट्ठी मिलती है। उसे लगता है कि शायद किसी प्रशंसक ने भेजी होगी, लेकिन जब वह खोलती है तो उसमें एक लेख मिलता है। उसमें उसकी बेटी के बारे में लिखा होता है और कहा जाता है कि वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। लिफाफे के अंदर किम जा का एक छोटा मैसेज भी होता है। अब तुम समझोगी कि अपने बच्चे को टूटते हुए देखना कैसा लगता है। मोमी जम जाती है। वह कागज को कसकर पकड़ लेती है और बार बार अपनी बेटी का नाम फुसफुसाती है। वह अपनी साथी कैदी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जेल से बाहर निकलना ही होगा। वह योजना बनाना शुरू करती है। सिलाई वाले कमरे में वह चुपके से धागों को मोड़कर रस्सी बनाती है, उसे अपने कपड़ों में छिपा लेती है और बाथरूम जाने का बहाना करके बाहर निकलती है। फिर रस्सी को बगीचे में फेंक देती है। बाद में पौधे लगाने के काम के दौरान वह मदद करने का नाटक करती है, जबकि चुपके से रस्सी वापस निकाल रही होती है। उसी समय उनकी योजना के हिस्से के रूप में एक कीड़ा उसकी साथी कैदी को काट लेता है। हर कोई मदद के लिए दौड़ पड़ता है और इस अफरा तफरी में मोमी उस औजार को छिपा देती है जिसे वह इस्तेमाल करने वाली थी और गार्ड से कहती है कि पौधे खत्म हो गए हैं। फिर वह चुपके से निकल जाती है और रस्सी को दीवार के ऊपर फेंकने की कोशिश करती है। वह असफल हो जाती है। वह फिर कोशिश करती है। अलार्म बज उठता है, लेकिन वह चढ़ती रहती है। अचानक रस्सी टूट जाती है। वह जोर से नीचे गिरती है। जब वार्डन को पता चलता है कि क्या हुआ तो वह गुस्से से भर जाती है और उसे एकांत कारावास में डालने का आदेश देती है। 1 महीने से भी ज्यादा समय तक ये गैर कानूनी था। अधिकतम अनुमति सिर्फ 2 हफ्तों की थी। अंधेरी कोठरी के अंदर मोमी को वार्डन से एक चीज मिलती है, एक बाइबल। 30 दिन बीत जाते हैं। जब मोमी आखिरकार बाहर आती है तो वार्डन हैरान रह जाती है। मोमी प्रार्थना कर रही थी। वह बदल चुकी है, या कम से कम ऐसा लगता है। जल्द ही वह कैदियों को उपदेश देने लगती है। कहती है भगवान ने उसे बचाया और जिस पल उसने विश्वास चुना उसी पल उसके अंदर सब कुछ बदल गया। यहाँ तक कि उसकी सेलमेट भी हिचकिचाते हुए लगभग उस पर विश्वास करने लगती है। फिर मोमी को एक ऐसी बात पता चलती है जो पहले से कहीं ज्यादा दर्द देती है। उसकी बेटी को किडनी की जरूरत है। बिना सोचे वह दान करने की पेशकश करती है और जब उसे पता चलता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है तो वह राहत में रो पड़ती है। बाद में उसे रिपोर्ट मिलती है वह किडनी दान कर सकती है। वह थैंकफुलनेस से टूट कर रो पड़ती है। रिहेबिलिटेशन सेशंस के लिए कुछ स्वयंसेवक जेल आते हैं। मोमी एक महिला से कहती है कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर बनी थी, लेकिन अब उसे विश्वास के जरिए शांति मिल गई है। सत्र के बाद वह महिला उसे रोकती है। कुछ देर तक उसे देखती रहती है और कहती है मैं ओनाम की माँ हूँ। हम 2010 में लौटते हैं। किम जा पानी के अंदर डूबी हुई कार में फंसी हुई जागती है। वह बंदूक चलाती है, कांच तोड़ देती है और रात के अंधेरे में तैरकर बाहर निकल जाती है। उसे विश्वास है कि भगवान ने उसे इसलिए बचाया ताकि वह मोमी को सजा दे सके। वह गायब हो जाती है। प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल लेती है, नई पहचान बना लेती है, दूसरी जगह चली जाती है और सालों तक खोजती रहती है। फिर 2011 में वह खबरों में मोमी को सब कुछ कबूल करते हुए देखती है। वह चर्च जाती है और रो पड़ती है। उसे यकीन हो जाता है कि यही भगवान की योजना है। वह सब भूलने की कोशिश करती है जब तक कि वह मीमो को नहीं देख लेती। उस पल से उसके अंदर फिर से अंधेरा भर जाता है। हमें पता चलता है कि किम जा वही औरत है जो मीमो के स्कूल के बाहर खाना बेचती थी। करीब रहकर दयालु होने का नाटक करते हुए वह मीमो की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला करती है। वह दूसरे माता पिताओं के बीच सच्चाई फैलाती है, उन्हें मोमी के बारे में सब कुछ बता देती है। एक दिन मीमो रोते हुए उसके पास आती है। उसके दोस्त उससे बात नहीं करते, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। किम जा उसे प्यार से गले लगाती है और जहरीली बात कहती है जवाब दो, कभी पीछे मत हटो, किसी को खुद को छूने मत दो, पहले उन्हें मारो। मीमो उसकी बात मान लेती है। वह अपनी सबसे करीबी दोस्त पर हमला कर देती है। इसके बाद किम जा एक पत्रकार को फोन करती है और उसे मीमो के अतीत के बारे में सब कुछ बता देती है। तूफान और भी तेज हो जाता है, धीरे धीरे सबको आने वाली घटनाओं की ओर खींचते हुए। किम जा पत्रकार से एक लेख लिखने को कहती है जिसमें सवाल उठाया जाए कि क्या हिंसा विरासत में मिल सकती है। इसके बाद मीमो को पता चलता है कि उसे दूसरी जगह जाना होगा। किम जा उसे भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा मिलने आएगी, कभी गायब नहीं होगी, और वह सचमुच ऐसा ही करती है। वह 2023 तक लगातार मीमो के संपर्क में रहती है। स्कूल में येचिन उस बदमाश लड़की से पूछती है कि क्या वह जानती है कि मीमो का पिता कौन है। लड़की जवाब देने से मना कर देती है और भाग जाती है। दूर से हमें दिखता है कि नकाब वाली लड़की के बारे में सारी जानकारी वही किमजा उस बदमाश लड़की को देती रही थी। बाद में किमजा मीमो को येचिन को मारते हुए देखती है और फिर मीमो को रोते हुए अपने घर आते हुए देखती है। किमजा उसे गले लगाती है और अंदर बुला लेती है। हम वर्तमान में लौटते हैं।
किमजा मोमी के कान के पास झुकती है और फुसफुसाती है, तुम्हें वही महसूस करना होगा जो मैंने अपने बेटे को खोने पर महसूस किया था। मोमी उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी किमजा अचानक गिरने का नाटक करती है और दावा करती है कि मोमी ने उस पर हमला किया। पुलिस मोमी को पकड़ लेती है, जबकि वह चिल्लाते हुए उनसे किमजा को रोकने की विनती करती है, कहती है कि वह उसकी बेटी को मार डालेगी, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वे उसे घसीटकर फिर से एकांत कारावास में ले जाते हैं। अगर आप अब तक यहाँ हैं तो मैं सच में आपकी सराहना करता हूँ। कृपया वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है और आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब वापस कहानी पर चलते हैं। मोमी दरवाजे के उस पार से विनती करती है कि मीमो को बचा लिया जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। उधर किमजा मीमो को घर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है, ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में जेल के अंदर मोमी एकांत कारावास से बाहर आने के बाद एन को सब कुछ बताती है। एन मदद करने का वादा करती है और किमजा की असली पहचान खोजने लगती है। उन्हें ओनाम की एक तस्वीर मिलती है और वे समझ जाते हैं कि उसकी माँ कौन है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि वह अब उसके साथ नहीं रहता था। मोमी की माँ अपनी पोती की खबर पाने के लिए बेचैनी में पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलती। अधिकारी उसे इंतजार करने के लिए कहता है। एन मोमी को उसकी माँ का फोन नंबर देती है। मोमी आखिरकार अपनी बेटी को फोन करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। उसे पता चलता है कि मिमो घर छोड़ चुकी है और वापस नहीं आना चाहती। वह अपनी दादी से विनती करती है कि पुलिस को फोन न करें, फिर वह फोन काट देती है। मोमी फिर से कॉल करती है। इस बार उसकी माँ फोन उठाती है और यह जानकर हैरान रह जाती है कि सच में उसकी बेटी है। वह ज्यादा बात करने से मना कर देती है और भावुक होकर फोन काट देती है। संगीत मोमी दोबारा कोशिश करती है, लेकिन मिलने का समय खत्म हो जाता है। वह फोन छोड़ने से इनकार कर देती है और गिड़गिड़ाने लगती है। गार्ड उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एन बीच में आकर उन्हें रोक देती है और उसे दोबारा एकांत कैद में भेजने नहीं देती। मोमी एन से कहती है कि वह स्कूल के जरिए मिमो से बात करवाने में मदद करे। एन मान जाती है। मोमी स्कूल में फोन करती है, कोई जवाब नहीं देता। कुछ सेकंड घंटों जैसे लगते हैं। आखिरकार कॉल खत्म होने से ठीक पहले कोई फोन उठाता है। मोमी सोचती है कि वह मिमो है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वह कोई और है। तब सच्चाई सामने आती है। एन के लोगों ने किसी को नकली बनकर बात करने के लिए रखा था, क्योंकि मोमी अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। एन सिर्फ तब तक मदद करने का नाटक कर रही थी जब तक ट्रांसप्लांट पूरा नहीं हो जाता। इस बीच किमजा मिमो को मारने के लिए जरूरी सारी चीजें खरीद लेती है। जब वह घर लौटती है तो मिमो गायब होती है, लेकिन फिर अचानक किमजा का जन्मदिन मनाते हुए सामने आ जाती है। मिमो को यह तारीख नकली आईडी से पता चली थी। किमजा भावुक होकर रो पड़ती है, फिर चुपके से भूमिगत शेल्टर में जाकर उसे जाल की तरह तैयार करने लगती है। अगले दिन मोमी अपने सेलमेट्स को अलविदा कहती है और गुप्त रूप से गैर कानूनी तरीके से सर्जरी के लिए निकल जाती है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। उसी समय किमजा नाश्ता बनाती है और खाने में दवाइयां मिला देती है। मिमो फोन करके कहती है कि वह काम करना चाहती है और पैसे कमाकर किमजा के लिए कपड़े खरीदना चाहती है, शायद उसे खुश करने के लिए कहीं घुमाने भी ले जाए। मोमी की माँ चर्च में फोन करती है। उसे याद आता है कि उसने एक बार वहाँ किमजा को देखा था। वह उपहार भेजने का बहाना बनाकर उसका पता पूछती है। इस तरह उसे नंबर और पता दोनों मिल जाते हैं। अस्पताल में सर्जरी से पहले मोमी एक गार्ड से बाइबल मांगती है। गार्ड उसे लाने के लिए चला जाता है। फिर मोमी दूसरी महिला गार्ड से बाथरूम जाने की इजाजत मांगती है। गार्ड मना कर देती है और इंतजार करने को कहती है, लेकिन मोमी जिद करती है। वह हथकड़ियों और इंसानों जैसा व्यवहार न किए जाने की शिकायत करती है। घबराई हुई गार्ड उसकी हथकड़ियां खोल देती है। उसी पल मोमी उसे धक्का मारती है, खिड़की खोलती है और छलांग लगा देती है। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के बावजूद एक कार उससे टकरा जाती है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद वह होश में आती है। चक्कर खा रही होती है, खून बह रहा होता है और वह ऊपर देखती है। जिस कार ने उसे टक्कर मारी थी वह पास में खड़ी होती है। दरवाजा खुला होता है, इसलिए मोमी बाहर निकलकर भाग जाती है। गार्ड्स को जैसे ही उसके भागने का पता चलता है वे घबरा जाते हैं। मोमी की माँ चर्च से मिले पते पर जाती है और उसकी मुलाकात येचुन से होती है। येचुन बताती है कि किमजा वही औरत है जिसने स्कूल में मीमो को बेनकाब किया था और वह लंबे समय से उसका पीछा कर रही थी। धीरे धीरे वह उसके प्रति खतरनाक हद तक जुनूनी हो गई थी। तभी मोमी अपनी माँ को फोन करती है। कांपती आवाज में वे कहती है कि ओनाम की माँ मीमो को मारने की योजना बना रही है। मोमी की माँ यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है और धीरे से कहती है, मीमो अभी मेरे साथ है, मुझे पता है वह कहाँ है। ये सुनकर मोमी डर जाती है। वह अपनी माँ को चेतावनी देती है कि किमजा बहुत खतरनाक है और पहले पुलिस को बुलाने की विनती करती है। मोमी की माँ उसे धन्यवाद कहकर फोन काट देती है। वह येटचुन के साथ निकलती है, लेकिन येटचुन भी साथ जाने की जिद करती है। वे टैक्सी लेकर उस पते पर निकल पड़ते हैं। उधर मीमो कुर्सी से बंधी हुई जागती है। किमजा कैमरा चालू करती है। वह उसकी मौत रिकॉर्ड करके वीडियो उसकी माँ को भेजना चाहती है। वह मीमो से कहती है कि यह सब उसकी माँ की गलती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके बेटे को मार डाला था। सड़क पर जिस कार में मोमी बैठी होती है वह अचानक रुक जाती है। एक दूसरी महिला उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है। मोमी झूठ बोलती है कि उसके पति ने उसे पीटा है और वह भाग रही है। महिला मदद के लिए मान जाती है, भले ही वह रास्ता उसका ना हो।
मीमो किम जा से उसके मुंह से टेप हटाने की भीख मांगती है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही होती है। किम जा उसे अपनी जैकेट देती है लेकिन फिर से उसके मुंह पर टेप लगा देती है। कार चला रही महिला लगातार बातें करती रहती है लेकिन मोमी इतनी तनाव में होती है कि जवाब नहीं दे पाती। तभी रेडियो पर उसके भागने की खबर सुनाई देती है। जैसे ही उसकी शक्ल सूरत का जिक्र होता है, मोमी तुरंत कार से कूदकर जंगल में भाग जाती है। महिला पुलिस को फोन कर देती है। किम जा के घर पर डोरबेल बजती है। एक पुलिस अफसर आता है और बताता है कि अपहरण की शिकायत मिली है, इसलिए उसे घर की तलाशी लेनी होगी। किम जा मान जाती है। अफसर को कुछ नहीं मिलता और वह चला जाता है। उसी समय मीमो कुर्सी गिराकर अपने मुंह से टेप हटाने में कामयाब हो जाती है। सहायक उसकी आवाज सुन लेता है। अफसर दोबारा तलाशी लेने लौटता है लेकिन तभी उसे मोमी की लोकेशन की खबर मिलती है और वह वहां से चला जाता है। किम जा बेसमेंट में वापस आती है और मीमो से कहती है कि उसकी मां ने जो किया उसकी कीमत अब उसे चुकानी होगी। उसी समय मोमी पहाड़ी पर बने उस घर को देख लेती है। मोमी की मां वहां पहुंचती है और किम जा से लड़की को छोड़ देने की भीख मांगती है। वह कहती है कि वह सिर्फ एक बच्ची है। किम जा टूट जाती है और पूछती है कि उसके अपने बेटे ने आखिर क्या गलत किया था। ये चुन वहां पहुंचती है और बेसमेंट की ओर भागती है। कमरा धुएं से भरा होता है। वह आग बुझाती है, मीमो से झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसने कभी किसी को उसका राज नहीं बताया। मीमो सिर हिलाती है और उसे रस्सियां खोलने को कहती है। ऊपर किम जा मोमी की मां पर चाकू से हमला कर देती है। तभी मोमी वहां पहुंचती है और उसे मारती है। उसकी मां उससे कहती है कि वे यहाँ से भाग जाए और बच्चे को बचाए। मोमी बेसमेंट में भागती है। मीमो उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि याचुन कौन है, लेकिन बात करने का समय नहीं होता। वे मीमो को खोलते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी किम जा फिर से चाकू लेकर आ जाती है। मोमी उसके हाथ से बंदूक छीन लेती है और लड़कियों को भागने का आदेश देती है। मीमो अपनी दादी को खून से लथपथ देखकर टूट जाती है। बूढ़ी महिला माफी मांगती है, कहती है कि उसे हर बात का अफसोस है और फिर उसकी मौत हो जाती है। मीमो रोने लगती है। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और मोमी को हाथ ऊपर करने का आदेश देती है। वह ऐसा करती है। तभी किम जा बंदूक लेकर बाहर आती है। पुलिस उसे बंदूक नीचे रखने को कहती है लेकिन वह मना कर देती है। वह बंदूक मीमो की तरफ तानती है और कहती है कि उसे भी वही दर्द महसूस करना चाहिए जो उसने महसूस किया था। मोमी अपनी बेटी के सामने आ जाती है और गोली खुद झेल लेती है। पुलिस किम जा को गोली मार देती है। कुछ समय बाद मीमो येचुन का इंतजार करती दिखाई देती है, जो उसके लिए नई साइकिल लेकर आती है। पता चलता है कि याचुन का परिवार मीमो को गोद ले लेता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वह स्कूल वापस जाती है। वह लोगों से नफरत करना छोड़ देती है और उसकी माँ अब उसके बुरे सपनों में नहीं आती। मीमो अपनी दादी के घर लौटती है, अपनी माँ का पुराना डिब्बा खोलती है और बचपन का एक वीडियो देखती है जिसमें वह कहती है कि उसका सपना है कि हर कोई उससे प्यार करे। वह वीडियो बंद कर देती है और आखिरकार शांति महसूस करती है। कभी कभी ऐसी कहानियां हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाती हैं। ये दिखाती हैं कि दुनिया किसी इंसान को कितना गहरा घाव दे सकती है, यहाँ तक कि वह खुद को पहचानना भी छोड़ दे। मोमी ने पूरी जिंदगी लोगों की स्वीकृति पाने के पीछे बिताई, नकाबों के पीछे छिपते हुए और ऐसा इंसान बनने की कोशिश करते हुए जिसे लोग आखिरकार स्वीकार कर लें। लेकिन अंत में उसकी जिंदगी टूटकर बिखर गई। उसने सब कुछ खो दिया, इतनी लड़ाइयां, इतने बलिदान, फिर भी उसे वह प्यार कभी नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रही थी। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जब दुनिया आपके दिल को देखने से इनकार कर दे, तब सबसे मजबूत इंसान भी टूट सकता है। इसलिए यह कहानी हमें याद दिलाती है कि लोगों के साथ नरमी से पेश आए। अगर प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम सम्मान तो दें, क्योंकि कभी कभी दयालुता ही किसी को टूटने से बचा सकती है। और इसी के साथ मास गर्ल सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है। जब आएगा क्या आप चाहेंगे कि मैं उसका भी रिकैप करूं? कमेंट्स में बताइए। और यह भी बताइए कि इस कहानी में कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा छू गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।